हम देख रहे हैं प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक जो रोमिला थापर द्वारा लिखी गई है और जुलाई 1987 की यह पुस्तक है। इसका हिंदी माध्यम हम देख रहे हैं। इसमें हमने अध्याय 5 तक देख लिया, मौर्य साम्राज्य तक। आज हम देखेंगे अध्याय 6 जो भारत 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का कहानी है। तो यह जो अध्याय है वह 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी पूर्व नहीं 300 ईस्वी तक है, जब लास्ट में शुंग वंश का स्थापना होता है। जो पुष्यमित्र शुंग है उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी। वह मौर्यों का सेनापति था और शुंग वंश का स्थापना करता है। मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद अनेक राज्यों का उदय होता है। इनमें से कुछ छोटे थे परंतु दूसरे कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे, जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह थी वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव, इसी ने पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधे रखा। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। आज हम इसे क्या कहते हैं? दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं, जो दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेती। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी मतलब होता है 1000 साल, और ईसा पूर्व प्रथम मतलब ईसा पूर्व का पीछे का 1000 साल बाद जो है उसी समय के जीवन का मतलब -1 से लेके -99 तक या 1000 तक आप कह सकते हैं ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी। भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतीहरों से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणी मेगालिथिक सबकक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण, मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। महापाषाण का मतलब क्या है? बड़ा पत्थर। सबकक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए इस खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन सब कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली। वे किसान तथा पशुपालक थे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पे सवारी करते थे, स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। ये सब कक्ष विभिन्न प्रकार के, कुछ जमीन में खड़ी की गई समान प्रस्तर शिलाओं के घेरों के रूप में है, तो कुछ चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं के रूप में है। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहे की कुदाल, हसिया ये सब का इस्तेमाल करते थे और शायद चावल तथा बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले। मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा, उत्तर भारत में जब हम शुरू करते हैं आदि मानव से स्टार्ट करके सिंधु सभ्यता पढ़ते हुए हम मौर्य साम्राज्य तक चले आते, लेकिन हमने दक्षिण भारत का कुछ भी इतिहास नहीं पढ़ा। तो इसमें जो स्टार्ट हुआ है चैप्टर वह है तो मौर्य काल के बाद का काल, लेकिन इसमें महापाषाण काल से शुरू किया गया है और बताया गया कि दक्षिण में महापाषाण काल अलग वे में डेवलप हुआ। और उस समय के लोग क्या थे? तो किसान और पशुपालक थे।
वे चावल और बाजरे की खेती करते थे। मिट्टी के काले और लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले। तो बर्तनों से भी बहुत सारे को डिफाइंड किया गया। तो काले और लाल बर्तन मिले, उन्हें इसी प्रकार बनाया जाता होगा जिस प्रकार उत्तर भारत में। सब कच्छों को देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद वे काफी विस्तार पूर्वक करते रहे होंगे। इन सब कच्छों के बड़े पत्थरों के खास निशान शायद इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदारों और उनके परिवारों के सदस्यों के समाधि स्थल। देखिए, अगर आपने मिडिल वाला एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मतलब इन द सेंस कि जो 2006 एडिशन का है, जब उस एनसीईआरटी को आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जो महापाषाण काल आप पढ़े होंगे, उस महापाषाण काल में आपने देखा होगा कि जहाँ पे उनको रखा जाता था वहाँ पे एक छिद्र छोड़ा जाता था और उसके थ्रू उनके अदर परिवार के लोगों को भी उस समाधि स्थल में रखा जाता था। तो सरदारों और उनके परिवार के सदस्यों के समाधि स्थल एक ही जगह होते थे। घोड़े की हड्डियाँ और घोड़े के साज सामान के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भली भांति परिचित थे। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्राएं कर पाए। इन यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों के मणि, संभवतः लोहे की वस्तुएं भी। जब मौर्यों ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था, उस समय वहां एक विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों में भी मिले जहां से महत्वपूर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त हुए, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान, दक्कन। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। नए राजा प्राय उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवा की थी। उसमें सबसे पहला नाम आता है सातवाहन का। इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का वंश परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा गया था। जो एक महान विजेता शासक था सातकर्णी, जिसे पश्चिम का क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ था। इसका भी युद्ध कलिंग नरेश से हुआ था। मतलब कलिंग उस समय एक अच्छा खासा विकसित राज्य था और उससे युद्ध काफी कठिन रहा। उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी, मतलब -100 तक में शासन किया। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र में भगा दिया। परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा करने में सफल हुए। यह काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठ पुत्र के शासन काल तक बराबर चलती रही। तो ये वशिष्ठ पुत्र कौन थे? गौतमी पुत्र का पुत्र के शासन काल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर कुछ समय के लिए शकों और सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शकों और सातवाहनों में हमेशा युद्ध होता रहा, लेकिन किस काम के बाद दोनों के बीच में कुछ शांति बनी रही। तो अगर
अलग अलग ऑप्शन रहेगा तो अगर ये रहेगा कि विवाह संबंध के बाद शांति हुई तो वो ऑप्शन ही सही है। ईसा की दूसरी शताब्दी, अब पॉजिटिव में चले गए, अंतिम दौर में शक पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए। तो सातवाहनों को राज विस्तार का क्या मिला? मौका मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही। ईसा की तीसरी शताब्दी में वह छिन्न हो गई। ऊपर देखिए मानचित्र दिया है जिसमें सातवाहनों का दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे थे। यहाँ पे कलिंग है, ये गंधार है, कुषाण एवं सातवाहन राज्य को दिखाया गया है। यहाँ पे प्रतिष्ठान है, यहाँ भड़ौच, अमरावती। तो इस तरह से कनिष्क के नीचे चोल, चेर और पांड्य ये हमेशा अवेलेबल रहे। चौल, चेर और पांड। ये वाला पार्ट शकों का है और ये वाला पार्ट जो है सातवाहनों का है। ये वाला पार्ट जिसमें कलिंग का अपना कुछ राज्य है। ये वाला पार्ट क्या है? कलिंग का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य जो ऊपर दिखाया गया है, ये वाला पार्ट को कनिष्क का साम्राज्य दिखाया गया। ये वाला पार्ट जो है आपका शक है, ये वाला, और ये वाला पार्ट जो है आपका सातवाहनों का है, और ये वाला पार्ट जो है कलिंग का है, जो मतलब उनसे भी लड़ाई होता रहा। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ जंगल साफ करके गांव बसाए गए। गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में समूचे उत्तरी दक्कन में आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बंबई के पास भी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। आज का बम्बई, आज का नासिक आप उस समय के काल से कंपेरिजन ना करें, क्योंकि उस समय ज़रूरी नहीं है कि नासिक और बम्बई ये सब एक बड़े शहर रहे होंगे। तो ये सब बड़े शहर नहीं थे उस समय। अगर आप इस मानचित्र को देखेंगे तो देखेंगे कि प्रतिष्ठान जो गोदावरी नदी के, ये जो गोदावरी नदी आपको चलते हुए दिख रहा है, इस नदी के मुहाने पर भी बहुत सारे डेवलप हुए थे। अमरावती हो गया, नासिक हो गया, यहाँ पे बम्बई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उज्जैनी हो गया, भड़ौच हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट शहर थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पे पड़ते थे। गोदावरी का जो नदी मुख है के बंदरगाह हैं वे गंगा के नदी मुख से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। तो दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी थी। इन बंदरगाहों से जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। तो जो मतलब कि इधर आंध्र प्रदेश के मुहाना पर जो गोदावरी आके ख़त्म होता है, ये जो गोदावरी है वो जो यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर से वर्मा और मलाया जाया जाता था। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था। इसका प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बटा था जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। बौद्ध स्मारक, नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता माला माल
हो गए थे और उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे। तो जो व्यापारी लोग थे वो या तो बौद्ध थे या जैन थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। यह धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावटों में लगाया गया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों, चैत्य क्या है, जिसमें पूजा पाठ करते थे, और स्तूप क्या है, एक अर्धगोलाकार स्मारक है और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। इनके भीतर तो कहाँ रखे जाते थे? इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। इसलिए बौद्ध स्तूपों को भी पवित्र मानते थे। सांची का जो स्तूप है भोपाल के पास, स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने। और ये सांची का जो स्तूप है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज के डेट में है। जिस समय यह पुस्तक लिखा गया उस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट नहीं के बराबर था। अमरावती आंध्र प्रदेश का स्तूप भी व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। तो देखिए ये सांची का स्तूप है जिसमें ये तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार है और ये रेलिंग है। ये तोरण द्वार हर दिशा में, ठीक है। और ये क्या है? अमरावती के स्तूप का एक उभार शिल्प, इसमें हाथी को दिखाया गया और अन्य लोगों को भी दिखाया गया। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार, अब विहार क्या है? तो चैत्य, स्तूप और विहार, ये हमेशा पूछा जाता है चैत्य क्या है, स्तूप क्या है और विहार क्या है। चैत्य क्या है? उनका पूजा स्थल था। स्तूप क्या है? उसमें बुद्ध भगवान के या बुद्ध के शिष्यों के अस्थियों को रखा जाता था अंदर भीतर। और विहार क्या है? जहाँ भिक्षु रहते थे। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट के विहार हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विहार जो है हमेशा एक बड़े शहरों के पास बनाया गया, जैसे पेशावर के निकट तक्षशिला का विहार और वाराणसी के निकट सारनाथ का विहार। इससे सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। तो अगर ये पूछा जाए कि बहुत सारे विहार जो है एक बड़े नगरों के समीप बसाए गए, तो ऐसा क्या कारण था? तो कारण क्या था कि चूंकि बौद्ध भिक्षुओं को मतलब कि नगर में जाकर भिक्षा आराम से मिल सके, इसके लिए उनके विहारों को नगर के पास बसाया गया था। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काटकर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें भी प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कार्ले, बेदसा। पश्चिमी घाट में पुणे के नज़दीक गुफा विहार। इस समय की धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी और कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिली। तो ये जो कार्ले की गुफा है जहाँ पे व्यापारियों द्वारा, अभी जो बात हो रहा है कि ये स्तूप और विहार और चैत्य बहुत सारे भूस्वामियों और व्यापारियों द्वारा बनाया गया। तो कार्ले की गुफा को अगर आप सबसे रिसेंट के जो 2025 का NCERT आया है जिसमें क्लास 7 का है, उसमें काफ़ी डिस्क्राइब हमने किया था कि यह व्यापारियों द्वारा बनाया गया था और यहाँ व्यापारी लोग आके ठहरते थे। धर्म, बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वघोष और नागार्जुन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ा योग दिया। जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लग गए थे। बहुत सारे भिक्षुओं को बाहर भी भेजा जाता था। उसी में बौद्ध भिक्षु अश्वघोष और नागार्जुन क्या है, इम्पोर्टेंट है।
उनके विचार अब बदलने लगे थे। अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी। विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे। इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। मतलब भक्ति काल का शुरुआत होना शुरू हो गया था। अमरावती के स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उपहारों में अंकित किया गया था। इस उपहार शिल्प में बाई और नालगिरी नामक मदोंत हाथी को दिखाया गया। ये जो हाथी दिखाया गया है यह क्या है? एक मद से उन्माद हाथी है, नालगिरी। क्या नाम है उसका? नालगिरी। जो बुद्ध भगवान के सामने आके क्या होता है? नतमस्तक हो जाता है। और दाईं ओर इसे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए दिखाया गया। और यह बुद्ध के चरणों में उसे नतमस्तक होते हुए दिखाया गया है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा ईश्वर की भक्ति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हुआ। और इसी काल में क्या होता है? गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त होता है। अब दक्षिण भारत, जो चोल, पांड्य और चेर का काल था। दक्षिण के पठार के दक्षिण में सांची के स्तूप का एक तोरण द्वार। देखिए ये तोरण द्वार उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो देखिए ये 3 तरह से बनाया गया है। कुछ यहाँ दिया गया है, कुछ यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार 3 तरह का रेलिंग है और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े चित्र को बनाया गया है। ये कारले का चैत्य मंडप है। क्या है? पूजा स्थल है कारले का। इसे चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है। तो दक्कन के पठार के दक्षिण में और सातवाहन राज्य के दक्षिण में, सातवाहनों के भी दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। ये थे चोल, जिसका केंद्र मद्रास के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। पांड्य, जिसका केंद्र मदुरै था। और केरल या चेर, मालाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों का भूमि कहलाया क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों के आधार पर है। संगम साहित्य के स्रोत पर आधारित है। अब संगम साहित्य क्या है? उल्लेख मिलता है कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदुरै में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए। उन्होंने कविताएं रची। बाद के परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं और यही संगम साहित्य कहलाती है। ये कविताएं तमिल भाषा में हैं और कविजन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। इनमें से कुछ वर्णन महापाषाणी संस्कृति के भौतिक अवशेषों से मेल खाता है। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। चूंकि पास में थे तो पास में ही लड़ाई होते रहता था। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। अमरावती के इस उभार शिल्प में एक बोधिसत्व को दिखाया गया। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा जाता है जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। ऐसा प्राणी बुद्धत्व प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना चाहता। यह दिखाया गया बोधिसत्व को अमरावती के स्तूप में।
चोलों को इन युद्ध स्थलों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत के अपने विवरण में मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी। उसके पास एक बड़ी सेना थी। तो पांड्य राज्य की स्थापना किसने किया था? एक स्त्री शासक ने किया था। केरल के राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़ों को भी पकड़ लिया था। ये धमेक स्तूप है जो सारनाथ का है। यहाँ पे बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश दिया था। यह धमेक स्तूप है। यह अन्य स्तूपों से ज़्यादा अलंकृत नहीं किया गया, इसलिए अजीब लगता है। इसका जो शेप है इस तरह से इसे बनाया गया है। लेकिन सांची के स्तूप को काफ़ी ज़्यादा अलंकृत किया गया। उसे ईंटों से, पत्थरों से बाद में अलंकृत किया गया, इसलिए उसका अलग जैसा लगता है। रोमन व्यापार कैसा था? रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत में बनी विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। विलास की वस्तुएं जो आज हम क्या है बाहर से अपने लिए मंगाते हैं, बड़ी मांग थी। रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे। तो देखिए, पशु पक्षी का भी व्यापार होता था, बंदर और मोर का भी। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। जिन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती उन्हें वे जहाज़ों में भर लेते और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते भी थे और यहाँ वे चीज़ें जमा करते और उन्हें जहाज़ों से रोम भेजने का इंतजाम करते। इन नगरों में एक था अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु, पांडिचेरी के नज़दीक, जिसकी पुरातत्वविदों ने खुदाई की। यहाँ रोम में बनी अनेक चीज़ें मिली है। इन बंदरगाहों से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जाते थे। कुछ भारतीय व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि समुद्री यात्राओं में कठिनाइयाँ थी, फिर भी खतरों का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। समुद्री यात्राएं क्या थी? उस समय काफ़ी कठिनाई भरा था। लोग 10 जाते थे और 4 मर जाते थे। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत भी पहुंचता था। दक्षिण से होने वाले कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए थे। जनजीवन कैसा था? तो दक्षिण भारत के अधिकांश लोगों गांवों में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में रहते थे। ऐसे कुछ नगर समुद्र तट पर थे जहां से व्यापार सुगम था। राज्य का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा को सहयोग देते थे। सलाहकार कौन थे? तो ब्राह्मण थे। सभी प्रमुखों की एक आम सभा थी। एक आम सभा भी होती थी। इसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी से युद्ध किया जाए या नहीं, अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं आदि। राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों
और व्यापारियों से कर वसूल करता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था। नगरों या गांवों में सभी जगह जीवन सादा था। जीवन क्या था उस समय? सादा था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल खेलते, जुआ भी खेलते थे। नृत्य, संगीत और काव्य पाठ लोकप्रिय थे। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद और मृदंग। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के लोग किस किस तरह के संगीत वाद्यों का उपयोग करते थे। तो बांसुरी, तंतुवाद और मृदंग। दिन और रात के विभिन्न पहरों के लिए अलग अलग किस्म के विशिष्ट संगीत का आयोजन होता था। मतलब विभिन्न पहरों के लिए दिन और रात में 4 पहर होते हैं। एक दिन में 4 पहर, रात में भी 4 पहर, 8 पहर मिलके बनता है दिन और रात। और हर एक पहर के लिए एक विशिष्ट संगीत का आयोजन होता था। धर्म। उत्तर के धार्मिक विचार जैसे वैदिक देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को भी ज्ञात था। कुछ लोग इस धर्मों के अनुयायी बन गए, परंतु अधिकांश लोग अभी पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने ही धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मुरुगन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, तमिल लोगों के सबसे प्रसिद्ध देवता था। जो उत्तर में क्या है? कार्तिकेय या स्कंद कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? कार्तिकेय या स्कंद। वहीं पे दक्षिण में इसको क्या कहा जाता है? मुरुगन। उसे पर्वतवासी देवता समझा जाता था। वह युद्ध और शौर्य का देवता था। जहां उत्तर भारत के लोग युद्ध और शौर्य के देवता इंद्र भगवान को मानते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग युद्ध और शौर्य के देवता मुरुगन को मानते थे। उसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धा के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी पूजा होती थी। जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनकी भी पूजा होती थी। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। ईसा की 6ठी सदी में पल्लव राज्य की स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। जब तक ईसा की 6ठी सदी मतलब 500 ईस्वी के बाद जब तक पल्लव राज्य का स्थापना नहीं होता है, तब तक क्या है? कई सदियों तक इसी तरह के जीवन व्यतीत करते थे लोग। सादा जीवन और मुरुगन देवता की पूजा और समुद्र देवता की पूजा करते थे। ईसाई धर्म। आख्यान है कि ईसा की पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ और वह भारत में पहुंचा। यह था ईसाई धर्म, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यह पहले के यहूदी धर्म पर आधारित था। तो ईसाई धर्म जो है किस धर्म पर आधारित है? यहूदी धर्म। यह यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीह संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएगी और वहां पुनः उनका ईश्वर से मिलन है। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया। वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक मद्रास के नज़दीक के क्षेत्रों में फैला। अभिलेखों में स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे। मतलब 7वीं सदी से ही केरल में ईसाई परिवार रहने लगे थे। मतलब 600 ईस्वी पूर्व के बाद, ईस्वी के बाद, पूर्व नहीं, ईस्वी 600 ईस्वी के बाद आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार जो घटना ईसा के जन्म के पहले हुई
उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया, और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी में गिना गया। घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज लगभग सारे संसार में प्रचलित है। अब सारे क्या है? ईस्वी। इस चैप्टर का भी नाम क्या है? 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। मतलब ईसा मसीह के यह 300 ईस्वी पूर्व नहीं होगा, यहाँ 300 ईस्वी तक होगा। तो मतलब कि 300 ईस्वी, तो मतलब ईसा के जन्म के पहले और ईसा के जन्म के बाद का घटना है इसमें। उत्तर भारत। इस दौरान 200 ईस्वी पूर्व और 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक जत्थे आए। वे भारत में बस गए और उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये लोग थे वाक्री यूनानी, मतलब बैक्टीरियाई यूनानी, जिन्हें हिंद यवन भी कहते थे। फिर आए पार्थव, पार्थियान, फिर शक और कुषाण। यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। यूनानी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, चाहे वो यह उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि वे भारतीय जनसमुदाय के अंग बन गए। तो पार्थव या पार्थियन, शक और कुषाण मध्य एशिया से आए, वहीं यूनानी लोग मध्य एशिया से अलग से आए, हिंद यवन से आए। हिंद यवन राजाओं के सिक्के, यह ब्लैक एंड वाइट में है तो दिखता कम है, लेकिन जो है जो उस समय का अभी यही है। हिंद यवन। सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अब अपनी नज़र उत्तरी भारत की तरफ फेरा। उत्तरी भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ उसका भी भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भाग और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने, जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है, इस गांधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए और इन सिक्कों से इस युग के इतिहास का रचना संभव हुआ। इन शासकों में से कुछ बौद्ध बने, जैसे राजा मिलिंद जो मेनांदर। दूसरे शासक विष्णु के उपासक बने, इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों की मिश्रण थी। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्हें सिंध तथा सौराष्ट्र का रौंद डाला। यही शक लोग थे जो बार बार सातवाहनों से क्या करते थे? युद्ध करते थे। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से अनेक अक्सर युद्ध होते थे। सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पे भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। तो एक तरफ से शक को कुषाणों ने घेर रखा था, तो दूसरी तरफ से सातवाहनों से। कुषाण, जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान में था, ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद यवनों, पार्थवों और शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया, वो पंजाब जो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में बटा हुआ। धीरे धीरे गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख केंद्र था। तो कुषाण का जो मथुरा था वे सबसे दक्षिण में था और एक प्रमुख केंद्र था। यह देखिए कुषाण राजाओं के सिक्के दिखाए गए हैं और ये कुषाण राजा का एक कटा हुआ सर के साथ दिखाया गया। मथुरा के नज़दीक से मिली कुषाण सम्राट कनिष्क की बिना सर की खंडित मूर्ति। अब ये मूर्ति खंडित हो गया होगा, किसी ने तोड़ दिया होगा, तो बिना सर की यह मूर्ति है, जो एक बड़ी सी तलवार, बड़ा सा जूता
और बड़ा सा तलवार लिए हुए हाथ में खड़ा है। राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और क्षत्रप या गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया था और उसे एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हून साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़। तो हून साम्राज्य की चीनी सेना, जो हून साम्राज्य का जो चीनी सेना था, उससे कुषाणों का मुठभेड़ हुआ। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदमकद खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवाद में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था। पहले की भांति इस प्रकार भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनेक निर्णय लिए गए। तो चौथी बौद्ध महासंगति कुषाण के शासनकाल में हुआ। विचारों का आदान प्रदान। इस सब का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नए विचारों का प्रवेश हुआ। कई परिवर्तन हुए। भारत, ईरान तथा पश्चिमी एशिया के अधिक निकट संपर्क आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगी। भारत और सिकंदरिया, मिस्र में नील नदी के मुहाने पर के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी जैसे नगरों का महत्व और अधिक बढ़ गया। तो मिस्र में नील नदी के मुहाने पे एक जगह था सिकंदरिया। वहाँ से भारत का वह भी एक बंदरगाह था, जहाँ से भारत के बंदरगाहों का पे आने पे भड़ोच जैसे हो गया। इस जगह पे आने से, सामान आने से तक्षशिला, मथुरा और उज्जैनी नगरों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। कला। पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्ति कला को प्रवेश मिला। इसमें यूनानी तथा रोमन देवताओं और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियाँ थीं। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे ये प्रभावित भी हुई। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते। यह शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती है। यह कला शैली न केवल आधुनिक पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय हुई थी, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी, क्योंकि गांधार शैली की कला के अनेक अवशेष वहाँ मिले। तो अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब ये सब क्षेत्रों में इस शैली का अवशेष मिला। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार थे। उन्होंने अपनी, जो कुषाण का सबसे दक्षिणी राज था, उन्होंने अपनी एक अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानियों की नकल नहीं की। हालांकि उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली की कला कहते हैं, लेकिन उन्होंने यूनानियों का कॉपी नहीं किया। महाभिनिष्क्रमण गांधार का दिखाया गया है इसमें। यहाँ बुद्ध को तपस्वी बनने के लिए गृह त्याग करते हुए दर्शाया गया। इस प्रकार यह घोड़ा है जो दिखाया जा रहा है कि बुद्ध भगवान इस पर से क्या कर रहे हैं, महाभिनिष्क्रमण। मतलब अगर आप निकलेंगे घर को छोड़कर तो निष्क्रमण कहलाएगा, लेकिन चूंकि बुद्ध भगवान ने घर को त्याग किया था तो उनके निष्क्रमण को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह गांधार में यह चित्र दर्शाया गया। धर्म। ये मूर्तियां केवल बुद्ध ही नहीं बल्कि अनेक बोधिसत्वों की भी थी, जिनका बौद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व उन त्यागी पुरुषों को कहा जाता है
जो इस धरती पर बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो गया था। अब यह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। अब यह दो संप्रदायों में बट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए, परंतु भारत में अब भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे हीनयानी बौद्ध कहलाए। महायानी बौद्धों ने दूतों की मंडलियां चीन भेजी। ये धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुंचे। इस तरह जल्दी ही मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता गया। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क का एक और परिणाम निकला। पश्चिम एशिया के साथ मतलब ईरान के तरफ भारतीय ज्योतिषों ने यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन किया। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष का क्या हुआ? तुलनात्मक अध्ययन हुआ। फलस्वरूप भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। इससे ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला। यद्यपि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि हुई, जैसा कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथों से पता चलता है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। ज्योतिष, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र भी भारतीय विद्वानों की उपलब्धियों को बड़ा सम्मान मिला। तो इस समय जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान था, इस समय आर्यभट्ट का काल नहीं है। इसके बाद आएंगे आर्यभट्ट, और चरक और सुश्रुत बाद में गुप्त काल में आएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का भारत किस प्रकार से था, और यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला अध्याय है अध्याय 7, जो गुप्त काल है। इसमें गुप्त शासक के बारे में हम पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे।